हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको आवाज़ आ रही है क्या बच्चों? क्या सबको आवाज़ आ रही है? एक बार चेक कर लो ना, आ रही है? मैसेज में देख लो। ओके, तो ये क्लियर हो गया, सबको आवाज़ आ रही है। बच्चों ऐसा है, पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखी। चार्ज बेसिकली दो टाइप का मिला हमें, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हम लोगों ने इसको किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ एम्बर से लेकर के, और वो सारी कहानी बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह वगैरह जो भी साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया गया, उन सभी चीज़ों से क्लियरेंस लेते हुए चार्ज दो टाइप का, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्जिंग का जो फैक्टर है वो ओनली और ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये क्लियर हो गया। वो बॉडी जिससे चार्ज है ना पॉजिटिव होता है, वो बॉडी जिससे चार्ज वहां निगेटिव होता है ना, तो चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी और निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, दो टाइप की जो बॉडी पॉजिटिवली या निगेटिवली कही जाती है, इसका मतलब हुआ कि वो बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो बॉडी निगेटिवली चार्ज मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने बात करी थी वो ये था कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होगा, मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ बॉडी पर चार्ज डिपेंडेंट नहीं होगा। बिल्कुल ये क्लियर कट बात है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने विशेष रूप से ध्यान में रखने के लिए आपको बोली थी वो ये था कि दो चार्ज के बीच, सिमिलर के बीच में रिपल्सन और डिसिमिलर या अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या था, आपको अट्रैक्शन। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाया। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नॉट अ कूलम्ब लॉ। बेसिक और फंडामेंटल जो थ्योरी है वो कहां से है कि सिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट टू सिमिलर चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन की कहानी हुई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि मास जो होगा, प्रेजेंस कहीं पर, वो चार्ज के साथ हो सकता है, चार्ज के बगैर हो सकता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ चार्ज अगर कहीं पर है तो निश्चित तौर पर वहां पर कुछ न कुछ बच्चों मास है। ये चीज सबसे लास्ट में हमने क्या कहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया था कि हमेशा जो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होगा है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि वो इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। दूसरा चीज, क्वांटाइजेशन के बाद हमने बताया था कि क्या लार्ज स्केल पर अगर हम चार्ज के बारे में सोचें तो क्या क्वांटाइजेशन वहां पे काम करती है? नहीं करती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, बच्चों याद रखें, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज जब लार्ज स्केल पर कैलकुलेट किया गया तो वहां पर पाया गया कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उस कंडीशन में ही हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन यूनिफॉर्म बॉडी, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद हमने आपको बताया था है ना कि एक कप ऑफ वाटर में कितने चार्ज पॉजिटिव हैं, कितने चार्ज निगेटिव हैं। तो उस एक एग्जांपल को अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए यहां पर कप ऑफ वाटर है, कप ऑफ वाटर दैट इज कंसीडर्ड एज कितना, मान लो 240 ग्राम मास का है, 240 ग्राम कप ऑफ वाटर है। तो यहां से क्वेश्चन ये है बच्चों कि हाउ मच पॉजिटिव
और निगेटिव चार्ज आर देयर, वहां पर कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है एक कप ऑफ वाटर में, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो सबसे पहली बात, ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई आदमी, है ना, एक कप ऑफ वाटर जो 240 ग्राम का है ना, अमाउंट का है, एक कप वाटर को अगर ड्रिंक करता है तो कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वो इनहेल करता है, इसी का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, ये देखो, सबसे पहली बात जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि मास ऑफ जो वाटर है, मास ऑफ वाटर क्या गिवन है, मास ऑफ वाटर गिवन, दैट will be taken as a small m and is 240 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट जो है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए। नेक्स्ट जो है बच्चों क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। यहां देखें जरा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर को अगर कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो H2O के हिसाब से क्या लिखोगे, 2 into 1 plus 16 that is equal to 18 ग्राम। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जो है ना, वो क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6.023 10 to the power 23, इतने मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन में आसानी के लिए बच्चों ऐसा कर लें, 6 into 10 to the power 23 ले लेते हैं, 6 into 10 to the power 23 ले लेते हैं। तो यहां पर जो है अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, देखो यहां पर ध्यान से, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल number of molecules in a cup of water, cup of water। इस टोटल नंबर को यहां पर हम स्मॉल n से दिखा लेते हैं, और यहां पर जो मास ऑफ वाटर गिवन है और जो मॉलिक्यूलर मास है, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और यहां पर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में बच्चों? ध्यान रखें, जो बच्चे केमिस्ट्री में मोल वगैरह के बारे में जानते होंगे उनको इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ के तरीके से भी समझ सकते हैं। जितना ग्राम वाटर का दिया हुआ है ना, टोटल मास, और उसके बाद हम इसका निकालेंगे क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवीजन कर लें और साथ में एवोगाड्रो नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आपका काम हो गया। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, 240 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, यस, और इंटू 6 into 10 to the power 23। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 6 से ये 3 हो गया, और 3 से ये बच्चों 80 हो गया। तो यहां से आपके पास ये आ गया 8 into 10 to the power 24, 8 into 10 to the power 24। अब ये हमारा क्या हो गया, सो क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कप ऑफ वाटर। क्लियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कप ऑफ वाटर, ये हमारे पास आ गया। अब जो है, अब हम ये देख लेते हैं हमको क्या निकालना है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। तो ये क्वांटाइजेशन से आएगा। तो उसके लिए जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं उसमें पहले देख लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जैसे H2O हमारा है, 2 यहां पर हाइड्रोजन का
और प्लस 1 यहाँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में कितने 8, तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 प्रोटॉन्स वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। तो टोटल जो होगा, अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन ए कप ऑफ वाटर, कप ऑफ वाटर। अब इसको बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसको n डैश मान लेते हैं, ठीक। कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में बोलो, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं, 10 है। और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कप ऑफ वाटर कितना है, स्मॉल n है। तो इसका मतलब अगर n डैश हमने यहाँ मान लिया तो n डैश इज इक्वल टू n इंटू कितना, n इंटू 10, n इंटू 10, n का वैल्यू उठा के रखें, 8 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10, रिजल्ट विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर 25, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया बच्चों कि एक कप वाटर अगर हमारे पास है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो इतने होंगे। अब इसके बाद क्या, सिंपल आप लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी हैव Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप गौर करो, इस n के जगह पर ये क्या है, नंबर होता है जो इंटीजर्स होते हैं, इस नंबर के जगह पर हमने इसको इस्तेमाल किया है, तो n डैश e ले लो। तो यहां से प्लस माइनस n डैश का वैल्यू लिखो, 8 इंटू 10 टू द पावर 25 और इंटू चार्ज 10 टू द पावर माइनस 19 गुना, हो गया। अब ये आपके पास कितना हुआ, प्लस माइनस ये 12.8 10 टू द पावर कितना 6 या प्लस माइनस 1.28 इंटू 10 टू द पावर 7, इतना कूलम चार्ज। इतना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बच्चों, एक कप वाटर अगर हम इनहेल करते हैं तो उसमें इतना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हम क्या करते हैं, पी जाते हैं, गटक जाते हैं। हाँ, तो ये मैटर आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना, सबको लगभग क्लियर होगा। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, छोटा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं ध्यान से। मान लो है ना कि ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग released 10 to the power 22 electrons, 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करता है, रिलीव करता है। तो जो कॉम्ब हम करेंगे, है ना, तो चार्ज जो है, चार्ज दैट विल बी नेगेटिव ऑन कॉम्ब, ये वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का मैटर समझ में आया बच्चों। जब ड्राई हेयर को, है ना, कॉम्ब से क्या करते हैं, कॉम्ब से उसको रब करते हैं, जब मतलब बाल आप झाड़ते हैं, संवारते हैं बाल अपना, तो उस समय में क्या हो जाता है, एक रबिंग प्रोसेस होती है। उस दरमियान जो ड्राई हेयर है, तो ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, रिलीव होते हैं, और कॉम्ब के साथ क्या होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, आप यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है ये, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ है, 10 टू द पावर इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों। तो E का जो वैल्यू है वो कितना है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम,
नेगेटिव हमने इसलिए दे दिया कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो Q का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया Ne यहां से, तो ये कितना हो जाएगा n के जगह पर 10 टू द पावर 22 और -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 3, इतना कूलम चार्ज, इतना कूलम निगेटिव चार्ज वहां इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब मान लो इसी तरीके से एक और छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे। बाकी आप क्वेश्चन करते रहेंगे, किसी को कोई परेशानी आती है तो अपना पूछते रहिए, है ना। जो भी और लोग हैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताते रहेंगे, हमारी जरूरत जहां पर भी आ जाए वो वहां पूछ सकते हैं। बच्चों आज हम कूलम्स लॉ से पहले कुछ और बातें बताएंगे जिसकी जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक बॉडी है ना, ए बॉडी रिलीजेस मान लो 10 टू द पावर इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये इतना ये रिलीज करती है ना। क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट द टाइम फॉर रिलीजिंग चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक कूलम चार्ज को रिलीज करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है बच्चों पर सेकेंड रिलीज हो रहा है। आप देखें यहां पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग पर सेकेंड that is equal to n equal to what? n equal to 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या हो रहे हैं 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। 10 टू द पावर 9 कितने में जा रहे हैं, 1 सेकेंड में, है ना। तो टाइम फॉर, देखना, टाइम फॉर रिलीजिंग 1 कूलम चार्ज, देखें, दैट विल बी 1 बाई कितना 1.6 10 टू द पावर कितना हो गया -19, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं 9 है, ये दे लीजिए। तो इतना सेकंड का समय लगेगा। इसको जो है अगर यहां कैलकुलेट कर ले बच्चों, ध्यान से देखें जरा, यहां से कैलकुलेट करें तो ये पार्ट कितना हो गया 10 टू द पावर 10 हो गया। तो यहां पर ऊपर जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 10 टू द पावर 10 हो गया। इसको एक पावर अगर इधर लाएं, है ना, 2 पावर ले लीजिए, एक पावर ले लेते हैं और एक यहां से ले लेते हैं, 16 हो गया, ये 10 टू द पावर 9। देखो बच्चों, तो कितना हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। देख रहे हैं बच्चों, ये कितना सेकेंड हुआ ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप इसको बदलना चाहें, देखें ध्यान से, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 को आप बदल लीजिए कितना, ये 16 टू 60 कर लेंगे तो आवर में हो गया, 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 365 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो इतना ईयर हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 198.18 ईयर आता है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए ना 198 ईयर। तो आप अंदाजा लगाइए एक कूलम चार्ज, जबकि देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन रिलीव हो रहा है। कितना ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रिलीव हो रहा है, और उसको 1 कूलम चार्ज, आप देखिए कितना ह्यूज अमाउंट होता है चार्ज 1 कूलम, ये चीज हो जाता है।
और 1 कूलम चार्ज में अगर छोटी सी बात और पूछ लें आपसे, कैलकुलेट, क्वेश्चन यहां दे दें बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सीधा सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। Q इक्वल टू हमारा कितना है, Ne है, तो यहाँ पर Q बाई कितना है, N है, Q बाई E है, दैट इज इक्वल टू N हमें कैलकुलेट करना है। ऊपर में 1 कूलम है, देख रहे हैं, और यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, यहाँ से एक जीरो इधर शिफ्ट कर लो तो ये 100/16 हो गया, 10 टू द पावर 18 हो गया। अगर इसको सॉल्व कर ले बच्चों तो कितना हो गया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर्स होंगे। तो ये आपको यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को संदेह लग रहा होगा कि ये शायद फ्रैक्शन में आ गया, नहीं, 625 इंटू 10 टू द पावर 16 है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप खुद देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में है या इंटीजर में है। तो कहने का मतलब है बच्चों, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको करने के बाद थोड़ा सा अब हम विचार करते हैं कुछ और मैटर पर, है ना, कुछ और मैटर पर अब हम विचार करते हैं। उसमें जिस मैटर पर विचार करने की बात आ रही है उस पर ध्यान दें, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैटर की बात हो रही है, मटेरियल की जो बात हो रही है, सब्सटेंस की जो बात हो रही है, तो हमारे काम के अनुसार फिलहाल वैसे सब्सटेंस 3 कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ 2 कैटेगरी की स्टडी करेंगे बच्चों। पहला जो नाम है वो है कंडक्टर्स, एंड नंबर 2 दैट इज नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स, इस नॉन कंडक्टर्स को इंसुलेटर बोलते हैं। इन्हीं का नाम क्या है बच्चों, इंसुलेटर है या फिर डाइइलेक्ट्रिक है। इसी को आगे चल करके क्या कहा जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक के भी नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किस चीज की, कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स जो हैं वो मटेरियल हैं, कंडक्टर्स क्या है बच्चों, वो मटेरियल्स हैं जिससे होकर, थ्रू व्हिच चार्ज कैन ट्रांसफर्ड और फ्लोड इजिली। सबसे पहली बात तो ये होगी, पहला पॉइंट इसके याद रखने हैं ये चीज। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला हमने कि कंडक्टर्स के बारे में अगर दिमाग में बैठानी है बात, तो पहली क्या बात बैठानी है कि वो ऐसे मटेरियल्स हैं जिससे होकर चार्ज जो है वो आसानी से क्या होती है, ट्रांसफर होती है या आसानी से फ्लो कराई जाती है। जिस मटेरियल से होकर उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। पहली बात, मेटल्स जो होते हैं, है ना, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, all metals are conductors in which silver and copper are considered as best conductor। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, अब सवाल ये है
कि बेस्ट जो कंडक्टर्स होते हैं उसका क्या मतलब है। तो जैसे बच्चों आपको पता है, यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा करी है इस बात की। मान लीजिए ये कोई मेटल है ना, मेटल को यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कंडक्टर है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें जो एटम्स हैं, देखें यहाँ पर इस तरीके से हैं। अब मान लो कि यहां से हमने क्या किया कि पेरेंट एटम से, इसमें जो है दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि सी पॉइंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं कंडक्टर्स में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल एनर्जी दे करके भी इनको रिमूव किया जा सकता है ना। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के कितने तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। वहां पर जो मिनिमम एनर्जी होती है बच्चों, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to release, और ऐसे कहें to emit the electrons from metal surface, सरफेस की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखें, that is called work function। इसको हम बोलते हैं क्या चीज, वर्क फंक्शन। या शायद केमिस्ट्री में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप जब पढ़ा हो तो शायद वहां पर ये सुना हो वर्क फंक्शन का नाम। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेटल सरफेस पर गिराकर इस एनर्जी से, जैसे ही ज्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कई मेथड हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के चारों तरफ सेटअप कर दिया जाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है, उसको हम लोग फील्ड इमिशन के नाम से जानते हैं। इसको हीट कर दो, हाई टेम्परेचर पर जाएगा तब इमिशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग थर्माइनिक इमिशन कहते हैं। एक मान लो सुपर स्पीड से, हाई स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए और इस पर इम्पार्ट करा दिया जाए तो इससे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। कई वैरायटी हैं बच्चों, कई तरीके के इलेक्ट्रॉन का इमिशन है। ये लास्ट वैरायटी जो आपको बताया हमने कि हाईली एक्वायर्ड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को अगर इस पर बम्बार्डिंग करा दिया जाए तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव होते हैं, निकलते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो खैर वहां पर जब बात आएगी हम लोग वहां पर देखेंगे। यहां पर की बात जो आपको कर रहे हैं कि जैसे ही मेटल से मान लो इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराया गया, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेरेंट एटम से डिटैच होता है, मान लो ये पेरेंट एटम है, इनसे डिटैच होता है अगर, तो उस कंडीशन में ये क्या हो गए, एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ये सभी चीज पॉजिटिवली चार्ज हो गए। और इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन को हमने डिटैच किया था। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों उतने ही नंबर ऑफ यहां पर क्या है, एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब यहां पर के जो एटम्स हैं ये जो है ये पॉजिटिव आयंस के रूप में कहलाते हैं, है ना, और इनको इमोबाइल आयंस कहते हैं। इमोबाइल आयंस मतलब जितने अमाउंट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही अमाउंट में ये जो इमोबाइल आयंस होते हैं वो इसके लैटिस में रहते हैं, और तब इलेक्ट्रॉन जो है इसी में घूमते रहता है और वो किसी भी तरीके से सरफेस से बाहर नहीं आ पाता। ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन मेथड से सरफेस से ये बाहर नहीं जाने देते।
कहां पर लेके चले जाते हैं? मैक्सिमम मेटल के सरफेस तक जाते हैं। ये बात का ध्यान रखें बच्चों, क्या मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे हमने यहां पर कहा ये मेटल है ना, हमने कहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया बच्चों? इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया। इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? रिमूव किया। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, अब ये पॉजिटिवली जो चार्ज हुआ ये बॉडी, तो ये बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा बच्चों? ओनली ऑन द सरफेस, ओनली ऑन द सरफेस। अंदर में जितने इमोबाइल चार्ज, इमोबाइल आयंस हैं, उतना ही क्या है हमारे पास? निगेटिव चार्ज है। ये मेटल के अंदर जो है वो क्या हुआ? मेटल के अंदर नेट चार्ज अभी भी 0 है और ये हमेशा रहेगा बच्चों। चाहे आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालें या इससे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करें, डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर ध्यान दें, डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है उस कंडीशन में भी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, क्योंकि दी अटैच जो होगा वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहां पर मूव करते हैं? इनसाइड द मेटल, कंडक्टर के अंदर। तो यहां पर मान लो बच्चों कि यहां पर पॉजिटिव 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 है ना, नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर कुछ था, हमने क्या किया? बाहर से इलेक्ट्रॉन ला लिया मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और पहले से भी यहां पर मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये मूव करना शुरू करेंगे। वैसे सिचुएशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है इसको ये क्या करे? रिपेल कर दे और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए और इसके जगह पर ये आ जाए। इस तरीके से इंटरनल मैटर पर, है ना, बहुत ज्यादा इसके डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इंटरनल जो मैटर है वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी मैटर बोल रहे हैं वो समान रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आया हुआ है डिपोजिशन के लिए, वो आउटर फेस पर ही कंस्टिट्यूट होगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, इमोबाइल जो आयंस हैं मेटल्स के अंदर, है ना, उनके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ अटैच करते हैं, तो ये अंदर में, है ना, चाहे डोनेशन हो चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, ये आउटर सरफेस ऑफ द मेटल पर ही मौजूद रहेंगे। ये ध्यान में रखना है हमको। इनसाइड द कंडक्टर जो होगा, इनसाइड द कंडक्टर, वो नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। और जो बात होगी चार्ज की, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज जो बॉडी है, उनको हम क्या कहेंगे कि चार्ज जो है, अब इससे क्या मैटर निकल करके आया? चार्जेस ऑलवेज resides on outer part of the surface of the matter, surface of the matter। ये दिमाग में रखना, ये ध्यान रखें, है ना। और इसमें जो दूसरी बात है बच्चों, ध्यान करें, जो दूसरा चीज हम बताने जा रहे हैं वो क्या है आपका? दूसरा जो चीज है वो क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर या डाई इलेक्ट्रिक। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये भी एक प्रकार का क्या है? मटेरियल है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? तो हम इसको लिख सकते हैं, थ्रू विच चार्ज कांट फ्लो इजीली। इससे होकर ये फ्लो नहीं करेगा, है ना।
तो सवाल ये है, बट इट कैन बी चार्ज, इट कैन बी चार्ज, क्या इनको चार्ज किया जा सकता है? यस, जो नॉन कंडक्टर्स हैं, जो इंसुलेटर्स हैं, उन सभी को चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जैसे ही चार्ज करते हैं, इससे चार्ज करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन इससे लेना या इलेक्ट्रॉन इसको देना। तो ड्यूरिंग either taking or deposition of electrons, deposition of electrons, these are sticked। ये जो होते हैं बेटे, ये स्टिक्ड हो जाते हैं, स्टिक्ड हो जाते हैं, है ना, कहीं पर। यानी कि मान लिया जाए कि ये जो है, ये मान लो ग्लास रॉड है, ठीक है बच्चों, ये ग्लास रॉड है। आपने ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, ठीक, और यहां पर मान लो ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये आया, तो जहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये वहीं का वहीं स्टिक हो जाएगा बच्चों, ये अंदर में मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर इसका कैरेक्टर ही नहीं है, इनको ट्रांसफर होने नहीं देगा। तो जहां पर भी डिपोजिशन होगा चार्ज का, या जहां पर भी डिअटैचमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर स्टिक हो जाएगा, यहां से जो बाहर निकलेगा वो प्लेस खाली होगा, उसके अनुसार यहां पर पॉजिटिव चार्ज, है ना, और यहां पर हमारा क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। यहां से पॉजिटिव चार्ज और यहां पर जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इसमें कुछ भी इमोबाइल वाला कंडीशन नहीं होगा। यानी कि एक लाइन में अगर समझो तो यहां पर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो लूजली बाउंड नहीं होते, डोंट बाउंड लूजली, ये चीज। और नो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो इसमें जो है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर बच्चों ले लो, जैसे हमारे पास मान लो फर है ना, ये ग्लास है, सिल्क है, ठीक, ड्राई वुड है, ये सभी जो मटेरियल्स हैं, ये सभी के सभी जो है, रबर है, प्लास्टिक है ना, रबर है, प्लास्टिक है, ये सभी के सभी चीज जो है वो क्या है बच्चों? इंसुलेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं, है ना। तो मेरे समझ से थोड़ी बहुत बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस है। अब जो है बच्चों, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ये चीज, थोड़ी बात और समझाते हैं आपको चार्जिंग के बारे में, है ना। चार्जिंग के बारे में देखें बच्चों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग द मटेरियल्स, ये देखें ध्यान से। फ्रिक्शन मेथड, सबसे पहला फ्रिक्शन मेथड, बाय रबिंग टू इंसुलेटिंग मटेरियल्स। बच्चों ध्यान रखें, यहां पर
कि सबसे पहले जो आपको थेल्स वगैरह से हमने कहानी सुनानी शुरू की थी, उसमें आपको हमने बताया था कि रबिंग के द्वारा क्या हुआ था, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, है ना। तो वो एनर्जी जब एक इंसुलेटिंग मटेरियल ने गेन किया और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस थे, तो वहां से उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए वहां से, और दूसरे वाले पर क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। उस तरीके से जैसे मान लो यहां पर बच्चों ये एक ग्लास रॉड है, सपोज करो एक ग्लास रॉड, और यहां पर ये क्या है, एक सिल्क क्लॉथ है। क्या है ये, एक सिल्क क्लॉथ है। दोनों के बीच जब रबिंग हुई, है ना, रबिंग, तो रबिंग के बाद यहां पर ग्लास रॉड जो है वो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और यहां पर जो सिल्क है ना, ये सिल्क जो है वो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हुआ। तो इसमें क्या हुआ ये देखें, इसमें हमने क्या बताया कि दो इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करने के बाद क्या देखा गया कि इनके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हुई, रबिंग के बाद जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी यहां भी आई और वो एनर्जी यहां भी आई। कौन, हीट एनर्जी। तो जो ये हीट एनर्जी इसने एक्सेप्ट किया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूजली बाउंड नहीं थे, इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड पाए गए। उस कंडीशन में ये बता दिया गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो यहां पर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। इस तरीके से ही साइन कन्वेंशन से, जैसे आप देखेंगे ये जो है हमारा, मान लो बच्चों क्या है, ड्राई हेयर है, ठीक, और यहां पर जो कॉम्ब है हमारा, मान लो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक कॉम्ब ले लेते हैं, है ना। इन दोनों का जो रबिंग हुआ, तो यहां पर निगेटिव चार्ज और यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये इंट्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से कई चीजों को दिखाया गया, है ना। मान लीजिए जैसे कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो, है ना, वैसे तो ये दो जानने के लिए आपको काफी है ना। तो एक चीज और हमने बताया था कि एम्बर को, है ना, एम्बर को फर से क्या किया गया, रब किया गया, फर से क्या किया गया, रब किया गया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग फर के पास जो है, फर के पास ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, और एम्बर पर जो है वो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। अब बच्चों कहीं कहीं पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को, ठीक है, कि किसको किसके साथ रब किया तो क्या हुआ, है ना। इसको लेकर के बड़ी विडंबना आ जाती है बच्चों के बीच में। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक छोटा सा उपाय बताया था बच्चों, कि इसका एक सीरीज बनाया था मटेरियल्स का। कौन से मटेरियल्स का, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का। ये ध्यान में रखे बच्चों, कभी भी जो ये यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है ना, वो क्या हुआ, रबिंग के बाद ये दोनों जो है वो इंसुलेटर्स है, तो जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो बच्चों जा करके वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, वो फ्रीली मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी गई, यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, या दूसरे रूप में इसका क्या नाम रखा गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरी बात क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। मेटल की बात अगर आप करें तो मेटल में दोनों में जो है, दो मेटल को अगर रब किया जाए, क्या उससे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कभी नहीं होगी। ये दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कभी भी, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे मूव करने के लिए। तो जब कभी भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आए बच्चों,
है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ पर इस चीज को बताया गया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसके बेस पर बच्चों साइंटिस्ट लोगों के द्वारा एक इलेक्ट्रिक सीरीज बनाई गई, एक इलेक्ट्रिक सीरीज बनाई गई, है ना। इसमें आपको लगभग 12 मटेरियल्स हैं, है ना। उनको इस तरीके से अरेंज किया गया बच्चों कि सबसे पहला चीज से स्टार्ट करते हुए उनके जो ऑर्डर्स बनाए गए, वैसे हमने जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ इस सीरीज को भी याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके की बातें हमें याद रखनी चाहिए ताकि पता चल जाए आपको, है ना। तो इसमें जो आप ध्यान दें, two materials will be rubbed then initial will be positively charged and second one will be negatively charged। ये सीरीज का कैरेक्टर ये बताया गया कि किन्हीं दो मटेरियल को आप जब रब करेंगे, है ना, तो इस सीरीज में जो पहले आएगा मटेरियल वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरे नंबर पर जो मटेरियल होगा, है ना, दो मटेरियल को रब करने पर ध्यान रहे, फर्स्ट मटेरियल को सेकंड मटेरियल से रब करते हैं तो फर्स्ट मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और सेकंड मटेरियल जो होगा वो निगेटिवली चार्ज। अब किसी को किसी के साथ नहीं बेटा, किसी को किसी के साथ नहीं रब कर देना है, इसका एक सीरीज बना हुआ है, इसका एक क्या बना हुआ है, सीरीज बना हुआ है, उसको हमें याद करना है, उसको आपको याद करना होगा। ये जो सीरीज बना था बच्चों, ये इस तरीके से बनाया गया, FFG PCS, सीरियल वाइज आप याद करते रहेंगे, है ना। और उसके बाद में WMR एंड PEA, ऐसा तीन के ग्रुप में जो हमने दिखाया है बच्चों, बिल्कुल आसान हो जाता है आपको याद करना ये चीज कि इसको अब सीरियल वाइज यहां से हम देखेंगे। तो F फॉर फर, F फॉर फ्लैनेल, G फॉर ग्लास, P फॉर पेपर, C फॉर कॉटन, S for silk, then W for wood, M for metal and R for rubber, P for plastic, E for ebonite and A for amber। ये बच्चों सीरीज है इसका, ये इसका सीरीज है, मतलब फर फ्लैनेल ग्लास, पेपर कॉटन सिल्क, वुड मेटल रबर, प्लास्टिक एबोनाइट एम्बर। अब जरा देखिए जो ऊपर में हमने बात कही उसका क्या मतलब है, ध्यान से देखें। अगर आप फर को किसी भी मटेरियल से अगर रब करेंगे, फर को किसी भी मटेरियल से रब करें तो सबसे फर्स्ट में फर आ रहा है, तो किसी भी मटेरियल से रब करने पर फर पर पॉजिटिव चार्ज और अनदर जो मटेरियल्स आएंगे उन सब पे क्या होगा बच्चों, निगेटिव चार्ज। यहां से देखो, जैसे अब आप देख लो यहां पर ग्लास कहां गया, ये तो ग्लास को बच्चे सिल्क से रब करो तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज होगा और सिल्क जो है वो निगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन इसी को अगर सिल्क को प्लास्टिक से कर दो
सिल्क को क्या करें, प्लास्टिक से रब करें, तो सिल्क पॉजिटिवली चार्ज होगा और प्लास्टिक जो होगा वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ये हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चों, ये साइंटिस्ट लोगों के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिकल सीरीज है, इसको ध्यान में आपको रखना है। तो ये सीरीज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा बच्चों, और बिल्कुल 2 बार पढ़ने की बात है, मैं समझता हूं कि सबको क्लियर हो जाएगा। FFG PCS WMRP है ना, FFG PCS WMRP। अब इसमें कौन किसके लिए क्या स्टैंड कर रहा है, 1 से 2 बार अगर आप लिख लेते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जो मेथड है बच्चों चार्जिंग का, जो सेकंड मेथड है, दैट मेथड इज नेम्ड एज कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड इसकी बहुत जरूरत आएगी बच्चों। कंडक्शन मेथड में क्या है, ध्यान दें कि एक चार्ज्ड मटेरियल है ना, चार्ज्ड मटेरियल touched with uncharged material, और दूसरा charged body with another charged body, connected through a conducting wire, दो जो मटेरियल्स हैं है ना, तो किस तरीके का मटेरियल्स हैं, ये जनरली जो है वो किस चीज में होगा, जनरली इन कंडक्टर्स होगा बच्चों, ये ध्यान रखें। इंसुलेटर का कभी भी कंडक्शन मेथड से, चूंकि कंडक्शन टर्म ही है कंडक्टर से आया हुआ एप्लीकेबल है, तो ये इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि इसमें जो 2 मटेरियल हम लेने वाले हैं, एक चार्ज मटेरियल होगा, दूसरा अनचार्ज हो सकता है, या दोनों ही चार्ज हो सकते हैं, अब ध्यान दें इन बातों पर। दोनों अगर चार्ज हो सकते हैं तब कैसे ट्रांसफर होगा, वो डिपेंडेंसी आएगी बच्चों पोटेंशियल के थ्रू, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इस बात को और डिटेल्स में, फिलहाल आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे वाटर का फ्लो अगर आप कराते हैं तो क्या होता है, वाटर इज ट्रांसफर्ड और फ्लोड फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। In the same way, charge is generally transferred from higher potential to lower potential. वाटर के लेवल को यहाँ के पोटेंशियल से मिला दो, दिमाग में बात बैठ जाएगी। वाटर के लेवल को पोटेंशियल से मिला दो, जैसे वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है जनरल कंडीशन में। एक्सटर्नल एनर्जी जब तक यूज नहीं की जाएगी, मोटर जब तक लगाया नहीं जाएगा, ग्राउंड से पानी ऊपर तक जाएगा नहीं, आपको पता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर जब तक एक्सटर्नल एनर्जी यूज नहीं की जाएगी तब तक चार्ज का जो ट्रांसफर है बच्चों क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसमें आखिर क्या होता है, अब आप ध्यान से देखें क्या होता है। मान लो बच्चों यहां पर ये ग्लास है ना, और ये पॉजिटिवली चार्ज है? या ऐसा समझो, यहां सॉरी ग्लास का बोल दिए, यहां पर एक मेटल है, मेटल नंबर ए, यहां पर एक मेटल है ना, मेटल नंबर बी, और ये सबसे पहले हम लोग चार्ज और अनचार्ज पर बात करते हैं। ये अनचार्ज है और ये जो है वो क्या है, चार्ज है। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर? क्या है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज है। उस तरीके से जब दोनों को एक साथ टच करा दिया जाए, ध्यान दें, दोनों को क्या करें,
टच करा दें इस तरीके से, ये ए और ये हो गया बी। तो इस पर का जो कुछ चार्ज है वो इस पर ट्रांसफर हो जाता है ना। यहां पर अगर ये ए है और यहां पर अगर ये बी है, इसका कनेक्शन अगर कंडक्टिंग वायर से कर दें, कौन है ये? कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। तो कुछ चार्ज जो है वो सेम अमाउंट का उस पर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। किस तरीके से? अब मान लो बच्चों कि इसका जो है चार्ज हमारे पास कितना है? QA है। यहां पर चार्ज कितना है? 0 है। ठीक, अब यहां जो ट्रांसफर हुआ, तो अब मान लो ट्रांसफर के बाद ये QA डैश हो गया और यहां पर जो हो गया वो क्या हो गया? QB हो गया। तो कंजर्वेशन के अनुसार अगर सोचें तो QA का जो वैल्यू है पूरे सिस्टम का, यहां पर जो वैल्यू है तो वो QA डैश और प्लस कितना हो जाएगा? QB हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, है ना। लेकिन अब मान लो कि यहां पर दूसरी बात दिखाते हैं आपको। यहां पर बाद में कितना चार्ज किस पर हुआ, ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए डिपेंड करता है कि इनका बच्चों साइज क्या है। तो इसका एक कैलकुलेशन यहां पर भी ऐसे कर लिया जाता है, चार्ज ऑन ए बाई चार्ज ऑन बी दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइज ऑफ बी। और जनरली इसमें रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी रखा जाता है ना, ये रखा जाता है। अब मान लो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, जो इसमें आपको समझने की बात है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए आपको जो समझने की जरूरत है, अगर मान लो कि दोनों जो हैं, दोनों मेटल्स जो हैं, टू मेटल्स आर आइडेंटिकल, अगर ये आइडेंटिकल हैं बच्चों इस तरीके से, ठीक, तो यहां पर अगर A है और इस पर चार्ज प्लस Q है, और यहां पर अगर B है और इस पर चार्ज QB, ये QA का वैल्यू, QA का वैल्यू प्लस Q और QB का वैल्यू यहां पर 0 है। दोनों को बच्चों टच कराया गया या कनेक्ट कराया गया, और यहां कनेक्शन के बाद ये आ गया और यहां पर ये आ गया, दोनों आइडेंटिकल्स हैं। तो यहां पर टोटल कितना हो गया? नेट जो चार्ज हुआ Q का वैल्यू वो कितना हो गया? QA प्लस 0, QA प्लस QB ले लो, तो Q प्लस कितना हो गया बच्चों? 0, यानी नेट चार्ज हमारा वहां पर कितना रहा? Q। अब ये दोनों जब अलग हो गए तो उस कंडीशन में ये जो होगा, तो ये QA और ये क्या हो गया? QB डैश ले लीजिए, तो QA डैश इक्वल टू QB डैश एंड QA डैश प्लस QB डैश दैट इज इक्वल टू Q। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो QA डैश प्लस QA डैश दैट इज इक्वल टू Q, मतलब 2QA डैश इज इक्वल टू Q। तो QA डैश का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? Q/2, यानी इक्वली ये क्या हो गया? शेयर्ड हो गया। इसका यूज हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ में, इसको भी कूलम्ब्स लॉ में यूज करेंगे। ध्यान रहे, जब तक ये नॉन आइडेंटिकल हैं बॉडीज, तो इनका जो चार्ज का रेशियो होगा बच्चों, रेडियस ऑफ टू कंडक्टर्स के हिसाब से किया जाएगा। और अगर दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, अगर दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज विल बी शेयर्ड इक्वली, चार्ज विल बी शेयर्ड इक्वली। ये ध्यान रखना है बच्चों। इतने के बाद अब जो है, अब आपको बताते हैं ये जो थर्ड मेथड है हमारा, है ना, वो क्या है? थर्ड जो मेथड है वो है इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ये ध्यान करें बच्चों, इंडक्शन
इंडक्शन जो टर्म है बच्चों वो इंड्यूस से हुआ है ना। इंड्यूस का मतलब है इन्फ्लुएंस। इंड्यूस का क्या मतलब है बच्चों? इन्फ्लुएंस। अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के नजदीक जाए और दूसरे बॉडी पे अगर अपना ये प्रभाव जमा दे अपने टाइप का, ध्यान रहे किस टाइप का? अपने टाइप का ही प्रभाव जमा दे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों? इंडक्शन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंडक्शन कहेंगे। जो इसमें दो पार्ट होगी, है ना। मटेरियल which is responsible for induction, that will be named as inducing material। क्या कहलाएगा? इंड्यूसिंग मटेरियल। और दूसरा बच्चों मटेरियल which will be influenced, जो इसके प्रभाव में आएगा वो क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड मटेरियल। क्या कहलाएगा बच्चों? इंड्यूस्ड मटेरियल। क्या ये दो बात क्लियर हो गई? पहली बात, इंडक्शन जो टर्म है वो किसके कंडीशन से है बच्चों? इन्फ्लुएंस के कंडीशन से है। अगर आप हमारे संपर्क में आते हैं बच्चों, हमारे पास जितनी पॉजिटिविटी होगी हम आपके तरफ उसको देना शुरू करेंगे। आपकी निगेटिविटी को बाहर निकालेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को आपके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन है उसको इंड्यूसिंग मटेरियल, और जो इंड्यूस होता है, जो इन्फ्लुएंस में आता है, वो क्या कहलाएगा बच्चों? इंड्यूस्ड मटेरियल। और ये भी जो है मेटल्स में होगा। ये भी क्या होगा? मेटल्स में होगा। मान लिया जाए, मान लो कि यहां पर बच्चों ये एक कंडक्टर है और यहां से ये चीज जो है इंसुलेटेड रॉड है, ये है ना, इंसुलेटेड रॉड। इंसुलेटेड रॉड इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर आपको पता है इंसुलेशन जब होगा, इंसुलेटर जब होगा तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव नहीं करेंगे। इसके नजदीक अगर दूसरा मटेरियल आ जाए बच्चों, दूसरा मटेरियल और आ जाए जो ये क्या है? अनचार्ज्ड है, और यहां से ये क्या है बच्चों? चार्ज्ड है। मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज सपोज कीजिए, तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा? यहां पर तो न्यूट्रल है, नेट चार्ज क्या है बच्चों? 0 है। तो यहां पर इसके नियरर फेस पर नेगेटिव चार्ज और फार्दर फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले। ये ध्यान में रखें। क्या होता है बच्चों? यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ है? रिमूव हुआ है, तब ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल मात्रा में है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर के तरफ क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, और प्रोटॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं? इधर के तरफ रिपेल हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ये इधर साइड में और ये इधर साइड में सब्स्टिट्यूट हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक चार्ज्ड मेटल को, है ना, चार्ज्ड मटेरियल को अनचार्ज्ड मटेरियल के नजदीक ले जाएं, या अनचार्ज्ड मटेरियल को चार्ज्ड मटेरियल के नजदीक ले जाएं, तो इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर चार्ज्ड मटेरियल के नियरर फेस पर अपोजिट नेचर के चार्ज और यहां पर सिमिलर नेचर के चार्ज इंट्रोड्यूस होते हैं। अब मान लिया कि यहां पर ध्यान से देखें,
इधर साइड में हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया बच्चों, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव हमने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर जो है ये सिचुएशन है इसका कि यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इसको हमने क्या किया कि ग्राउंडिंग कर दिया। देखना बच्चों, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स भी पढ़ेंगे आगे चलकर, फिलहाल आपको बताते हैं। जैसे ही हमने इसको ग्राउंडिंग किया, ध्यान दें, जैसे ही हमने इसको ग्राउंडिंग किया तो ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर दिए। इसको क्या कर दिए बच्चों? न्यूट्रलाइज कर दिए। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसा समझते हैं कि जैसे ही ये अर्थिंग किया गया, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अर्थ को चला गया, है ना। बच्चों ध्यान में रखना है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो मूवेबल नहीं है, उनका ट्रांसफर नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो किसके बल पर है? इलेक्ट्रिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अर्थ जो है वो जाइंट मैग्नेट है, आप आगे पढ़ेंगे। इसके पास जो है पॉजिटिव निगेटिव बहुत सारी तरह के चार्जेज हैं इसके पास, है ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के। तो जैसे ही ये अर्थ से ग्राउंड करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, अर्थ का जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां से हैं, वो यहाँ पर मूव करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जरा देखिए, अब हमने इसको रिमूव कर दिया, रिमूव फ्रॉम अर्थ, रिमूव फ्रॉम अर्थ, ऐसा सिचुएशन। ये पॉजिटिव 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 दिख रहा है, यहां पर जो है वो क्या है? निगेटिव निगेटिव है। अपने इन्फ्लुएंस से तो ये रखा हुआ है, लेकिन अगर यहां पर जो ये है, एक जो चार्ज्ड बॉडी थी, चार्ज्ड बॉडी, इसको बच्चों अगर रिप्लेस कर दिया जाए, इसको क्या कर दें? रिप्लेस कर दें, तो यहां से ये सिचुएशन बनता है, ये सिचुएशन बनता है बच्चों कि यहां पर का जो ये निगेटिव चार्ज है, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वो यहां पर इस तरीके से पूरे पार्ट पर फैल जाएंगे और तब ये टोटली जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। जनरल कंडीशन में ये होता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर का जो चार्ज है अपना प्रभाव इस पर लाया था बच्चों, तो जो पार्ट हमने उधर से बोला वो हो गया, ये इंड्यूसिंग चार्ज कहलाएगा। इंड्यूसिंग मटेरियल है तो इसका जो चार्ज होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज। और यहाँ पर ये क्या हुआ है? इंड्यूस हुआ है, ये इसके प्रभाव में आया है, ये इसके प्रभाव में आया है। इस वजह से यहाँ का जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज कहलाएगा। ये कहलाएगा बच्चों इंड्यूस्ड चार्ज। तो हमारे पास ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जब इंड्यूसिंग चार्ज और ये इंड्यूस्ड बॉडी, है ना, दोनों के एक दूसरे से जब अलग कर दिया जाएगा, उसमें अपोजिट जो चार्ज है वो यहाँ इंट्रोड्यूस होती है। अपोजिट जो चार्ज है वो क्या होती है? इंड्यूस होती है। तो इसको भी एक फॉर्मूला से आप बच्चों याद रख सकते हैं, इसको भी एक फॉर्मूला से आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि जो यहाँ निगेटिवली चार्ज आया हुआ है, तो Q जो इंड्यूस्ड है, Q जो इंड्यूस्ड है, दैट इज इक्वल टू माइनस Q इंड्यूसिंग और 1 माइनस 1/k। ये फॉर्मूला थोड़ा ठीक से लिख देते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखेंगे। 1 माइनस 1/k, जहां पर k हमारा क्या है? k जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आगे चल करके मिलेगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला एक लिख दिया है।
ये आगे चल करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे बच्चों कि जितना इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो इंड्यूसिंग चार्ज के रेस्पेक्ट में और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां आ जाता है तो, है ना, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे बच्चों। इसके बेस पर 2 बार आईआईटी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, है ना, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके बेस पर मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। फिलहाल जो है इतने पर आप काम करें और इतनी तैयारी कर लें। इसके बाद 5 मिनट में आप देख लें क्या सिचुएशन आपका बनता है ना, एक रिवाइज कर लें। तब कुछ वेक्टर के कंसेप्ट आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, है ना। वेक्टर के कंसेप्ट को रिवाइज करा देने के बाद हम चल पड़ेंगे कहां पर, कूलम्ब्स लॉ में, और वहां पर देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से कूलम्ब्स लॉ आता है, किस तरीके से कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं फिलहाल, है ना बच्चों। तो इसको क्या, अच्छा बहुत लंबा हो जा रहा है, लंबी क्लास हो गई, कहाँ ज्यादा हुआ है, 1-1.25 घंटा हुआ, कितना देर हो गया, ओके। तो चलो फिर देख लेते हैं, तब तक आप रिवाइज करो, बात करके फिर फाइनल करते हैं, क्लास आगे चलेगी नहीं चलेगी, नहीं तो फिर कल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।